तो सॉफ्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर करियर एंड फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर। फिजिकल एजुकेशन अगर आपने लेना है तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए स्पोर्ट्स में, फिजिकल एक्टिविटी में। अदरवाइज आप अपने करियर को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। देन द पर्सनैलिटी और हेल्थ। आपकी पर्सनैलिटी और हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। पर्सनैलिटी डजंट मीन आपकी फिजिक कैसी है, पर्सनैलिटी मीन्स आप अंदर से कैसे हो। मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, आप पोलाइट हो कि नहीं हो, आप किस तरीके से किसी से बात कर रहे हो, किस तरीके से किसी को ट्रीट कर रहे हो, दैट शोज़ योर पर्सनैलिटी। देन साउंड माइंड। साउंड माइंड मीन्स आपका मेंटल और इमोशनल बिहेवियर कैसा है, साउंड है या नहीं है, मतलब आप बैलेंस हो कि नहीं हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साउंड माइंड। देन गुड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होना, अच्छा तो नहीं, मतलब एक स्पोर्ट्स परफॉर्मर होना पड़ता है। बिकॉज अगर आप एक स्पोर्ट्स परफॉर्मर नहीं हो, आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल लेवल के प्लेयर नहीं हो, तो क्या है, आप एक्चुअल सिचुएशन के बारे में नहीं जानते स्पोर्ट्स की। क्योंकि अगर आप किसी गेम के टीचर हो या गेम के कोच हो, तो जब तक आप एक्चुअल में उस गेम को खेले नहीं हो, उस गेम की सिचुएशन के बारे में नहीं जानते हो, तो आप अपने प्लेयर्स को उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाओगे। देन लीडरशिप एबिलिटी। हर एक पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन या फिज़िकल एजुकेटर को बहुत इम्पॉर्टेंट है लीडरशिप क्वालिटी होना। क्योंकि अगर आप लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो आप अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को कमांड नहीं दे पाओगे और वो प्रॉपरली आपको नहीं सुन पाएंगे। देन गुड ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। हर काम को ऑर्गेनाइजिंग वे से करना आपको आना चाहिए। हर एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, किस तरीके से कहाँ पे कौन सा काम करना है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। डेडिकेशन। डेडिकेशन मीन आप अपनी करियर के लिए, आप अपने फील्ड के लिए बहुत डेडिकेट होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए। हर चीज़ को करने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हार और जीत में जब अगर आप हार जाते हो, तो अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं रखते हो, तो आप कभी भी आगे लाइफ में स्पोर्ट्स के अंदर नहीं इम्प्रूव कर पाओगे। देन नॉलेज अबाउट द पोस्चर एंड डाइट। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ फिज़िकल एजुकेटर और स्पोर्ट्स कोच, आपके पोस्चर्स और आपके डाइट के बारे में पता होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं है डाइट और पोस्चर के बारे में, तो आप अपने प्लेयर्स को अच्छे से गाइड नहीं कर पाओगे, उनकी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाओगे, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं पाओगे। देन नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड एक्सरसाइज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपके स्पोर्ट्स मेडिसिन और एक्सरसाइज के बारे में पता होना। एज अ बीइंग अ फिज़िकल एजुकेटर आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज कब करवानी है। बिकॉज जब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो बहुत मसल जो है वो बहुत टायर्ड हो जाती है, सम टाइम रैप्चर हो जाती है। तो उनको कैसे, इंजरीज़ को कैसे ओवरकम करना, कौन सी मेडिसिन देना, कौन सी एक्सरसाइज करवाना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। देन कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एट नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसमें हमने चार उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इन्होंने। मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, देन वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, देन कॉन्टिनेंटल और रीजनल चैम्पियनशिप है, एंड कंपटीशन वेयर द इनविटेशन नेशंस आर कम्पीटिंग। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जिसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो गई है, जिसमें हर एक नेशन आ सकता है। फिर ऐसे चैम्पियनशिप्स हैं जहाँ पे जोग्राफिकल एरिया के थ्रू ही हम लोग कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हैं। और कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जहाँ पे आप सेम लैंग्वेज, रीजन या पॉलिटिकल अलायंस को शेयर कर रहे हो, वहाँ पे आप कम्पीट कर सकते, सिर्फ वही नेशन आप कम्पीट कर सकते हो, ठीक है। देन मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेशनल फेडरेशन। तो फेडरेशन की सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशनल टीम को बनाना, टू रिकमेंड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप, देन टू पार्टिसिपेट गेम्स इन गेम्स कंडक्टेड अंडर द एस्पिरेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ और साउथ अफ्रीका। इनके अंदर जो भी पार्टिसिपेशन करवाना है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। टू सुपरवाइज द conduct of state association under them,
टू प्रमोट द स्पोर्ट एंड मेंटेन द डेकोरम ऑफ गेम। स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और उसका डेकोरम बना के रखना, कोऑर्डिनेशन रखना स्टेट्स के अंदर, देन बजट को रिवाइव करते रहना, फिर नए नए नाम देना, रिकमेंड करना स्पोर्ट्स एक्सलेंस अवार्ड्स के लिए, चाहे वो राजीव गांधी अवार्ड हो, चाहे वो अर्जुना अवार्ड हो, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड हो, इनके लिए नए स्पोर्ट्स पर्सन का नाम जो है वो रिकमेंड करना उनके लिए है। तो गवर्निंग बॉडीज़ को रेगुलर पीरियड पे इलेक्ट करना। देन लेटेस्ट रूल ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशंस के जितने भी नए रूल्स आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में बताते रहना, ये भी उनका काम है। नाउ द खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और अ बिग प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इन 2018 में। ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो ग्रास रूट लेवल है इंडिया का, वहाँ से जो टैलेंट है वो निकाला जाए और इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे और अपने आप को एक अच्छा वर्ल्ड में सपोर्टिंग नेशन बनाया जा सके। तो ग्रास रूट लेवल का मतलब ये है कि जो भी बच्चे जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, दे आर हैविंग अ मनी प्रॉब्लम, जो आगे नहीं आ सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं बट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम पेरेंट्स की वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं, वो कभी खेल ही नहीं पाते हैं। तो उनको एनकरेज करना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उन लोगों को इवन स्टडी करवाना है, जो ये है खेलो इंडिया का प्रोग्राम का सबसे मेन पार्ट है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था 2018 में बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा इन न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। तो इसका जो मेन एम वो क्या है, द खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया। स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाना है एट द ग्रास रूट लेवल by the building a strong framework for all sports players in the country and establish the India as a great sports nation। इंडिया को ग्रेट स्पोर्ट्स नेशन के लिए इस्टेब्लिश करने का इसका मेन पर्पज़ है। On 31st January 2018, Prime Minister Narendra Modi inaugurated Khelo India School Games at the opening ceremony based on Guru Shishya tradition। तो पहले जो 2018 में खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बाय राज्यवर्धन सिंह राठौर ने, पर उसके बाद नेक्स्ट डे ऑन 31 जनवरी 2018 नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, जिनको यूथ गेम्स भी बोला जाता है, वो इनोग्रेट किए थे। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम जो है वो खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक पार्ट है, इट्स अ वन पार्ट ऑफ दैट, जिसमें अंडर 17 के स्कूल, अंडर 17 तक के स्कूल चिल्ड्रंस को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। इफ़ दे आर पार्टिसिपेटिंग ऐसी 16 गेम्स, डिफरेंट 16 कैटेगरीज ऑफ गेम्स है जिसमें उनको पार्टिसिपेट किए जाएंगे। उन गेम्स में से 1000 ऐसे बच्चे निकाले जाएंगे, एक्सेलेंस बच्चे निकाले जाएंगे, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम के द्वारा 5 लाख रुपया हर साल देगी टिल 8 ईयर, सो दैट वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सके और इंटरनेशनल लेवल पे अपने जो अपनी गेम है, अपने टैलेंट को पेश कर सकें और दिखा सकें, ठीक है ना। तो जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है स्कूल गेम्स है, वो नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2018 को इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में लॉन्च किया था, ठीक है ना। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स वर रीनेम टू खेलो इंडिया यूथ गेम आफ्टर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कम अबॉर्ड। तो जब सितंबर 2018 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी इसमें मर्ज हो गई, तो इसका जो नाम है वो रीनेम चेंज किया गया, जिसमें इसको खेलो इंडिया यूथ गेम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम मीन प्ले इंडिया यूथ गेम हेल्ड एक्चुअली जनवरी एंड फरवरी और जनवरी के बीच में होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम्स होती हैं। आपको मैंने भी बताया था कि अंडर 17 तक के स्कूल के बच्चों के लिए इसको दिया गया है। एवरी ईयर बेस्ट 1000 स्टूडेंट विल बी गिवन एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ 5 लाख फॉर 8 ईयर। तो हर साल इन गेम्स में से 1000 बच्चे ऐसा निकाला जाएगा जो जिसको 5 लाख हर साल दी जाएगा
8 सालों तक दिया जाएगा, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द इंटरनेशनल सपोर्टिंग इवेंट। इंटरनेशनल सपोर्ट्स इवेंट के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, सबसे पहला है प्ले फील्ड बनाना, देन कम्युनिटी कोचिंग को डेवलपमेंट करना, मतलब विलेजेस के अंदर जितनी भी विलेजेस हो गया, स्मॉल स्टेट्स हो गया, उनके अंदर कोचिंग को डेवलप करना। देन स्टेट लेवल के ऊपर खेलो इंडिया के सेंटर्स बनाना। देन हर साल एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन को करवाना, टैलेंट सर्च और उनकी डेवलपमेंट करना हर एक लेवल के ऊपर, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो सिटीज़ के अंदर हो, चाहे वो विलेजेस के अंदर हो, उनके अंदर से टैलेंट को निकालना, उनको डेवलप करना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आना, उसको यूटिलाइज करना, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव्स है। देन नेशनल और रीजन और स्टेट लेवल की एकेडमीज़ को सपोर्ट करना, चाहे वो फाइनेंशली हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाना हो, तो ये सब चीज़ों को उनको देना। देन फिज़िकल फिटनेस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो स्कूल चिल्ड्रंस की फ़िज़िकल फिटनेस को भी देखना और वहाँ से बच्चों को निकालना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। वुमेंस को स्पोर्ट्स में लेकर आना, उनको अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट्स, अच्छा इन्वायरमेंट देना, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। देन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अमंग द डिसेबल पर्सन, जितने भी डिसेबल पर्सन हैं, लाइक हैंडीकैप हो गया, डेफ हो गया, तो इन लोगों को भी प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, सो दैट दे कैन ऑल्सो कम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल, जैसे कि पैरालंपिक्स होते हैं या डेफ ओलंपिक्स होते हैं, तो उनमें हमारे इंडियंस भी पार्ट ले सके, तो उनको भी ये गेम्स के ये प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट करेगा। देन अब सब स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, पीस और डेवलपमेंट स्पोर्ट्स में रखना। देन प्रमोट द प्रमोशन ऑफ रूरल एंड इंडिजीनियस गेम्स, तो जितने भी इंडिजीनियस और रूरल गेम्स हैं उनको प्रमोशन करना, जैसे कि लाइक क्रिकेट है, डॉज बॉल है, इस तरह की गेम्स हैं इंडिया में जो हम लोग खेलते हैं। बहुत सारे विलेजेस में ऐसी गेम्स, बहुत ऐसी गेम्स हैं जिनके बारे में हम सबको मालूम भी नहीं है। ऐसी गेम्स को भी ऊपर लाना, उनको मान्यता देना, उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाना और उनको प्रमोट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नाउ द सिलेक्शन क्राइटेरिया, only selected school kids below the age of 17 years are eligible for competition in the individual sports। तो ये सिलेक्शन कैसे है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिलेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स जो होंगी, हर साल जो डिफरेंट गेम्स होती हैं, चाहे वो फेडरेशन गेम हो, चाहे वो स्कूल नेशनल गेम्स हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, तो जितनी भी वो गेम्स हो रही हैं, अगर आप उनमें टॉप पे हो तभी आप इस तभी आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर जो है इंडिविजुअल गेम्स में टॉप 8 स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम स्कूल नेशनल गेम, तो जितनी भी स्कूल नेशनल गेम होती है, हर साल जो स्कूल नेशनल गेम होती है, उसमें जो टॉप 8 एथलीट होंगे एक गेम, एक स्पोर्ट्स के, एक गेम के, इंडिविजुअल के, वो सेलेक्ट हुए जाएंगे। देन 4 नॉमिनीज फ्रॉम द फेडरेशन, मान लो कि आपका बैडमिंटन फेडरेशन है, तो बैडमिंटन फेडरेशन डिसाइड करेगी कि ये मेरे 4 टॉप प्लेयर्स हैं, तो इनको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ फॉर द कंपटीशन। 1 फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेंट्रल बोर्ड CBSE में भी जो आपके नेशनल्स होते हैं, वहाँ से भी एक बच्चा जो है वहाँ आएगा। उसके बाद 1 फ्रॉम द होस्ट स्टेट, एक जो होस्ट स्टेट है, जैसे कि पिछली बार पुणे ने होस्ट किया था, तो पुणे में से वो चाहता है कि मैं अपने उनको भी एक चांस मिलेगा कि वो अपने तरफ से एक बच्चे को भेजा जाए। देन 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज फॉर द इंडिविजुअल इवेंट्स विल बी सिलेक्टेड, तो 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो सकती हैं। सम वाइल्ड कार्ड एंट्री मतलब कि भी जो बच्चा बहुत अच्छा खेलता है, हर साल बहुत अच्छा खेलता आ रहा है, लेकिन इस साल बाय चांस कोई मिसहैपनिंग हो गया है या इंजरी हो गया है या फिर उसके एग्ज़ाम्स हैं, उसकी वजह से किसी भी अननेसेसरी वजह से कि अगर वो नहीं खेल पाया है, तो उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री भी दे सकते हैं इस कंपटीशन के अंदर। ना सेकंड, जो टीम स्पोर्ट्स है, टीम स्पोर्ट्स के अंदर द टॉप 4 फ्रॉम द नेशनल स्कूल गेम, 4 ऐसे प्लेयर्स आएंगे जो नेशनल स्कूल गेम्स में से आए हों। देन 2 नॉमिनीज बाय द फेडरेशन, 2 फेडरेशन नॉमिनेट कर सकती है, 1 फ्रॉम द होस्ट स्टेट, 1 फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो जो ऑर्गेनाइज करवा रही है वो भी एक प्लेयर का नाम दे सकती है, विल बी सिलेक्टेड। एंड फ्रॉम आर्चरी एंड बैडमिंटन, आर्चरी, बैडमिंटन एंड शूटिंग, दे विल सेलेक्ट 16 फ्रॉम द स्कूल नेशनल गेम्स, स्कूल नेशनल गेम्स में से 16 सेलेक्ट कर सकते हैं।
8 नॉमिनीज फ्रॉम द फेडरेशन, फेडरेशन आपको 8 नॉमिनीज प्रोवाइड करवाएगी, 1 फ्रॉम द CBSE, 1 फ्रॉम द होस्ट स्टेट, 1 फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड 6 फ्रॉम द वाइल्ड कार्ड। तो एक आपको CBSE देगा, एक होस्ट स्टेट देगा, एक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और 6 ऐसे होंगे जो वाइल्ड कार्ड है। वाइल्ड कार्ड मैंने आपको अभी बताया, जिनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे कि इंजरी हो गई है या कोई मिस हैपनिंग हो गई है या एग्ज़ाम वगैरह है, कोई भी ऐसी बात जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया हो या नहीं खेल पाया हो कोई चीज़, तो ऐसा टॉप का प्लेयर था बस, उसको आप वाइल्ड कार्ड एंट्री में दे सकते हो। विद दिस योर whole unit is completed. So now we are going to next time we are going to discuss about your second unit. Till then, thank you so much.